अब जो अपना टॉपिक है आज का वो स्टार्ट करते हैं। दिस इज रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम सैलरी। अब प्रोविजंस तो मैंने मेजोरिटी आपको बता दिए हैं, सम्स जो है वो देखना है। सम्स का थोड़ा फॉर्मेट बता देता हूँ कैसे अप्रोच करना है। देखो बड़े सम्स में चैलेंज वही है कि आपको याद होना चाहिए। अपन ने कल जो लास्ट क्लास में फॉर्मेट देखा था ना, जब अपन थियरी एंड कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने प्रेजेंटेशन बताया था कि इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कंप्यूट करनी है। पेज 425 426 उस पर फॉर्मेट दिया हुआ था। इनकम फ्रॉम सैलरी, उसमें अलाउंसेस जो आपने रिसीव किए टैक्सेबल अलाउंसेस वो प्लस हो जाते हैं। परक्यूजिट्स जितने भी टैक्सेबल है वो प्लस हो जाते हैं। ग्रॉस सैलरी बनती है। ग्रॉस सैलरी में से फिर आप डिडक्शंस लेते हो, तब जाके इनकम फ्रॉम सैलरी आती है। अब ये बहुत सिंपल सा टेबल दिख रहा है, लेकिन पूरी लिस्ट भरी पड़ी है अलाउंसेस और परक्यूजिट वाली। अब अलाउंसेस में कौन कौन से अलाउंसेस कितने टैक्सेबल कितने एग्जेम्प्ट वो आपकी मेमोरी पे, और परक्यूजिट्स में भी सेम जो अपन ने इतनी लिस्ट देखी। अब जो सम आएगा उसका फॉर्मेट वैसे ही होगा। आपको बेसिक सैलरी दी होगी, डियरनेस अलाउंस दिया होगा, बाकी अलाउंसेस दिए होंगे, परक्यूजिट्स दिए होंगे, और डिडक्शंस कौन से मिलने हैं वो आपको पता है। अब आपको अलाउंसेस देख के ये याद आना चाहिए कि ये वाला टैक्सेबल था, ये वाला एग्जेम्प्ट था। जितना याद आता गया उतना सम बनता जाएगा। दैट इज द बेसिक फॉर्मेट वैसा है। तो ये मेमोरी बेस ज्यादा है। अब देख लो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। एक सम अपन इसके बेसिस पे डिस्कस करते हैं। देखो डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है नितिन एक एम्प्लॉय है XYZ लिमिटेड में। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 मार्च 2025 एट अ स्केल ऑफ 50,000, 5,000, 70,000। ये कोड वर्ड है। बोले 50,000, 5,000, 70,000 स्केल का क्या मतलब हुआ? तो बोला 50,000 बेसिक सैलरी। जब अपॉइंट हुआ तो 50,000 की सैलरी से स्टार्ट हुआ। फिर बोला 5,000 जो है ना वो ईयरली इंक्रीमेंट है। ये आपको पैटर्न समझना है, उन्होंने लिखा नहीं यहाँ पे, बट ये एक कोडवर्ड प्रेजेंटेशन है। तो 5,000 रुपये जो है वो आपका एनुअल इंक्रीमेंट है। मतलब पहले 12 महीने आपको 50,000 देंगे, फिर उसके बाद 5,000 बाई डिफॉल्ट बढ़ जाएगा, और 70,000 मैक्सिमम है जो आपको कमिट किया है। तो योर सैलरी रेंज इज 50 to 70। 50 बेसिक, 5,000 एनुअल इंक्रीमेंट, और 70,000 मैक्सिमम। तो इस साल 50, अगले साल 55, उसके अगले साल 60, फिर 65, फिर 70। तो 3-4 साल का आपको एक आइडिया उन्होंने दे दिया वैसा है। फिर उसको डियरनेस अलाउंस पे हुआ था, जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। मतलब जितने भी आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स गिनते हो ना, ये ग्रेच्युटी वेच्युटी वो सब, उसमें सैलरी में बेसिक वेजेस प्लस डीए दोनों काउंट होगा। उसका मतलब ये होता है डीए आपको मिल रहा है एट 15% ऑफ योर बेसिक पे, और बोनस दिया जा रहा है इक्विवेलेंट टू 2 months सैलरी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये सब गिनेंगे अभी। ही कंट्रीब्यूट्स 18% ऑफ हिज बेसिक प्लस डीए टू अ रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज मैच्ड बाय द एम्प्लॉयर। 18% भर रहा है प्रोविडेंट फंड में, और इसका एम्प्लॉयर भी 18% भर रहा है। अब इसमें आपको ध्यान होगा कि वो 12% वाला पॉइंट आरपीएफ में, कि आरपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 12% तक अलाउड है डिडक्शन के तौर पे, और उस पर जो इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता है वो 9.5%। यही कंडीशन यहाँ पे भी है वैसा। ठीक है, और क्या बोला है देख लो। ही इज प्रोवाइडेड रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो आरएफए वाला पॉइंट आ गया। और वो अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने हायर की है 25,000 पर मंथ। कल बात हो रही थी इसके ऊपर कि एम्प्लॉयर उसका लीज रेंट पे कर रहा है, तो जितना एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो परक्यूजिट की वैल्यू में आरएफए में आ जाएगा, वो कैलकुलेशन आएगी। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग बेनिफिट्स। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज डिपेंडेंट स्पाउस, ये रीइंबर्समेंट मिला है उसको, उसने खर्चा किया और फिर कंपनी ने पे बैक कर दिया उसको। हाउस कीपर की सैलरी, टेलीफोन अलाउंस, गिफ्ट वाउचर मिला है मैरिज एनिवर्सरी पे 4,500। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉय का पे किया है कंपनी ने 15,000 रुपये। मोटर कार ओन्ड एंड ड्रिवन बाय नितिन, एन इंजन कैपेसिटी विद इन 1.6 लीटर, यूज पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर 36,600। ठीक है। लंच ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स वैल्यूड एट 2,200 रुपीज। He was also allotted 2,000 sweat equity shares in September 25. These were allotted at 227 against FMV of 377. 150 रुपये डिस्काउंट है। Compute the salary under normal tax regime under 115 BAC। पहले नॉर्मल में गिन लेते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा रेफर कर करके काउंट करना पड़ेगा। देखो स्टार्ट कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। अलाउंसेस और परक्यूजेट्स वाला पार्ट आप लिस्ट में से देखोगे तो आइडिया आएगा। बेसिक सैलरी पहले तो गिननी है।
अब बेसिक सैलरी के लिए आपको थोड़ा डेट पे ध्यान देना है। इसका ना रिक्रूटमेंट कब हुआ है, तारीख देख लो, 1 मार्च 2025। एक ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2025 और यहाँ पे 31 मार्च 2026। अपना तो ये वाला ईयर है ना, तो इसका अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुआ है। अपॉइंटमेंट हुआ है तो पे स्केल क्या है, 50,000। पे स्केल हर साल बढ़ता है ना, एक साल का 50,000, उसके बाद 55 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा ये 1 मार्च 2026। ये वाला जो पूरा स्लॉट है इसमें उसकी सैलरी है 50,000 पर मंथ, लेकिन एक साल यहाँ पूरा हो रहा है और यहाँ एक महीना बाकी है अभी, तो सैलरी बढ़ गई होगी है ना। तो यहाँ सैलरी कितनी होगी, ये बात समझ आ रही है, वो डेट से पता चल रही है वैसा। तो जो उसका रिक्रूटमेंट है वहां से 12 महीने तक, ये 12 मंथ्स, उसको पूरे 50,000 मिले, पर उसमें से अपने यहाँ पे जो है वो 11 महीने हो रहे हैं, ये 11 महीने हो रहे हैं। जिस 11 महीने में उसको 50,000 रुपये महीना मिला है, पर ये एक महीना हो रहा है जहाँ पे उसको 55,000 रुपये मिला है, समझ आ रहा है। तो अपने को तो ये साल देखना है ना, तो इस साल की उसकी बेसिक सैलरी रिसीव्ड कितनी है, 50,000 इंटू 11 मंथ्स प्लस 55,000 इंटू 1 मंथ, ऐसा करके टोटल हुआ 6,05,000। पता चला वो 5,000 एक्स्ट्रा आ रहे। अब वो तारीख पे ध्यान नहीं दिया तो सीधा आप तो ले लोगे 50,000 इंटू 12, बट ऐसा है नहीं, वो 11 इधर है, एक उधर है। चलो, तो बेसिक पे वाला पार्ट हो गया। इसमें इन्होंने बोला है डियरनेस अलाउंस, बेसिक के बाद डियरनेस अलाउंस ही ऐड होता है। डियरनेस अलाउंस बोला 15% ऑफ द बेसिक पे, तो जो आपका 6,05,000 आया उसमें 15%। देखो अगर 6,05,000 ही रॉन्ग हो गया तो वहाँ से पूरा सम शुरुआत ही गलत हुई, आगे आंसर आना ही नहीं। तो अगर किसी ने वो 50,000 इंटू 12 कर दिया वहाँ से पूरा सम गलत, क्योंकि फिर उस पर डिपेंडेंट अमाउंट तो रॉन्ग ही आएगा। 15% DA मतलब हो गया 90,750, सीधा सीधा आ रहा है। चलो ये पार्ट हुआ। इसके बाद बोनस की बात हो रही थी। बोनस में क्या बोला है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आपको जो सैलरी मिली है उसका उसके बराबर 2 मंथ का बोनस। और देखो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आपको सैलरी मिली है 55,000, है ना, तो इसको 2 महीने के हिसाब से आपको गिनना है। तो जो बोनस का कैलकुलेशन है वो कितना है, 2 महीने की सैलरी के बराबर है। पर कौन सी सैलरी, तो बोला एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जो आपको मिली ना वो सैलरी, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में तो आपको ये मिली ना सैलरी, तो 55,000 इंटू 2। अब यही अगर किसी ने 50,000 ही ले ली होती तो ये अमाउंट भी गलत आता। देखो अब तक जो गिना सब गलत हो जाता। तो ये बेसिक प्लस DA प्लस बोनस ये सब आ गया। फिर इसके बाद वो PF वाला पॉइंट है, प्रोविडेंट फंड का जो कैलकुलेशन होता है वो उसमें अपन लेते हैं बेसिक प्लस DA, इसलिए बोले ना DA इज अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। उसका मतलब है कि जब PF कैलकुलेट करोगे तो PF विल बी कैलकुलेटेड ऑन योर बेसिक सैलरी प्लस योर डियरनेस अलाउंस, ठीक है। वैसा इन्होंने भी यहाँ पे वही कैलकुलेशन किया हुआ, बेसिक प्लस DA। अब ऐसा है कि बेसिक और DA मिला के आपका हो रहा है 6,05,000 प्लस 90,750, 695,750, ठीक है। इस पे मैक्सिमम डिडक्शन जो अलाउड होता है वो तो 12% होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, लेकिन एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 18%। तो जो डिफरेंस का 6% है वो तो टैक्सेबल होना चाहिए, यही बात है। वो डिफरेंस का 6% कितना है वो गिन लो आप। हमें सिर्फ वो 6% से मतलब है जो टैक्सेबल में डालना है।
बोलो यहाँ तक समझ आया? वो 6% गिना आपने, क्या हो रहा है वो लॉजिक क्लियर? क्योंकि पीएफ में बोला है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक तो टैक्सेबल होता नहीं है, पर 12% से ऊपर अगर उसने कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है तो वो टैक्सेबल है। स्टोरी समझ आ गई? अब देखो आगे क्या हो रहा है इसके बाद ना, हाँ तो यहाँ पे देखो इसके बाद जो आपको अलाउंसेस और परक्यूजिट्स की पूरी लिस्ट दे रखी है। अब ये चीज़ मेमोरी पे है। अब इसमें आपको ये करना है कि जितने भी पॉइंट्स है ना क्वेश्चन में, जैसे आपका इसके बाद का जितना पार्ट है, मेडिकल, मंथली सैलरी टू हाउसकीपर एटसेट्रा, ये पूरी जो लिस्ट है स्वेट इक्विटी तक, ये सारे पॉइंट्स आप पीछे प्रोविजंस में ढूंढो। अभी जितना इसमें टाइम दोगे उतना याद हो जाएगा। ये एक एक पॉइंट को प्रोविजन में ढूंढो, उसमें से आप ये पता करो कि इसमें से कौन सी चीज़ अलाउंस में है, कौन सी परक्यूजिट में है, कौन सी टैक्सेबल है, कौन सी एग्जेम्प्ट है। तो वो आप एक एक ढूंढ के इसको यहाँ पे जो जो टैक्सेबल है वो प्लस होता जाएगा, जो एग्जेम्प्ट है उसको छोड़ दो। बस सिंपल ये लॉजिक है। आप इसको लेके एक बार ट्राई करो और फिर देखो कहाँ तक पहुँचते हो। लास्ट में स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना रहता है 50,000, वो एक ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें आपको लिस्ट में से मिलेंगी। कर लो फिर। कौन से पॉइंट में गाड़ी अटक रही है? रेंट फ्री वाला। आरएफए की कंडीशंस देख लेते हैं क्या है तो पता चलेगा। कहाँ चली गई थियरी इसकी? ₹25,000 यहाँ पे एम्प्लॉयर ने पे किए हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए, और साथ में बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, वैसे बोला है। अब प्रोविजन के तौर पे अगर अपन देखें तो इसकी वैल्यूएशन करनी है। फर्निश्ड अनफर्निश्ड कुछ बोला नहीं है ना, अनफर्निश्ड मान लेते हैं, फिर कुछ नहीं बोला है तो देखो 413 पे जो टेबल है रेंट फ्री अकोमोडेशन का, उसमें आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी कैटेगरी के हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे। तो अपना एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, प्रीमाइसेस में फर्निश्ड नहीं बोला है तो अनफर्निश्ड मान लेते हैं। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैसे निकलेगा? इफ द अकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज बाय द एम्प्लॉयर, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द लीज रेंटल पेड बाय द एम्प्लॉयर सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ सैलरी इज कंसिडर्ड एज वैल्यू। ये लिमिट अपने लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए। आपने जो एक्चुअल में आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है वो 25,000 पर मंथ के हिसाब से पूरे साल का 3 लाख रुपए पे किया है, और ये आपको लेना है सब्जेक्ट टू 10% ऑफ योर सैलरी। अरे हायर बोला तो है, क्वेश्चन लाइन तो पढ़ो। लीज और हायर में क्या फर्क हुआ? हाँ लिखा तभी तो 25,000 पर मंथ बिल बोला हुआ, नहीं तो क्यों बोलते हैं? क्वेश्चन पूरा पढ़ो। अब इसमें वही चीज़ है, रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू अगर गिनना है कि भाई टैक्सेबल कितना होगा तो कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए आपको 10% ऑफ सैलरी देखना पड़ेगा। 10% ऑफ सैलरी में सैलरी का क्या मतलब है वो इन्होंने यहाँ नोट में भी बताया हुआ है, वैसे ही लेना पड़ेगा। यहाँ सैलरी इट विल मीन बेसिक प्लस DA प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ये कैलकुलेशन बोल रहे हैं। अब ये थोड़ा प्रॉब्लम ये भी है
कि हर जगह सैलरी का मतलब अलग हो सकता है, कहीं बेसिक प्लस डीए लेंगे, कहीं कुछ और लेंगे। अब इस रेंट फ्री अकोमोडेशन के कैलकुलेशन के लिए सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस ऑल अलाउंसेस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। तो ये सब तो ऊपर से ही मिलेगा आपको। तो ये सारा अमाउंट प्लस करके जो इनकी वैल्यू बन रही है वो आ रही है 8,20,150 रुपीज। वही टैली हो रहा है, मैं देख लेता हूँ कैसे लेके आए, रुको टैली करवा देता हूँ, एक मिनट। बेसिक लेना पड़ेगा आपको, डीए लेना पड़ेगा, बोनस ऐड होगा 1,10,000 प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस। टैक्सेबल अलाउंसेस में टेलीफोन अलाउंस है, तो बोला नहीं ना फॉर्मूला में, जो बोला है वही लेंगे ना। पीएफ अलाउंस नहीं है, बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस टैक्सेबल अलाउंस, 4 चीज बोली है, तो आपको 4 ही ऐड करनी जैसा बोला है, स्ट्रिक्टली वही फॉलो करना है। तो आ रहा है 8,20,150। 8,20,150 का 10%, मैक्सिमम इतना ही अपन जोड़ेंगे एज वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो इसका 10% करोगे तो आ जाएगा 6,9 वाला प्लस किया है सैलरी 6,95,750, 1,10,000 प्लस किया। हाँ, टेलीफोन अलाउंस वो अलाउंस में आता है ना, बस तो अलाउंस ऐड होता है। वही बोनस ऐड किया ना, 1,10,000 किया तो सही। वो परक्यूजिट्स में है, अलाउंस एंड परक्यूजिट्स आर कैटेगराइज्ड डिफरेंटली, तो परक्यूजिट्स ऐड नहीं होंगे, सिर्फ अलाउंस ऐड होंगे। ये बोला तो एकदम थियोरेटिकल चीज़ है, तो जैसी बोली वैसी है, इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिकॉज मेमोरी बेस्ड है। कौन कहाँ किस कैटेगरी में आ रहा है आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस से ही आएगा, और क्या करेंगे। मैं कितना भी बोल कर रटा लूँ, जब तक आप खुद लिखोगे नहीं, देखोगे नहीं, सम्स नहीं सॉल्व करोगे, तब तक आपको याद नहीं होगा। मैं इसलिए इतना स्लो चल रहा हूँ, उसमें टाइम दे रहा हूँ कि आप रेफर करो, रेफर करते करते देखा हुआ बार बार याद हो जाएगा। वैसे 10 सम्स करने में भले आपको टाइम ज़्यादा जाएगा, लेकिन चीज़ें याद हो जाएंगी। बोलो, तो अब ये पॉइंट हुआ, बाकी के पॉइंट्स मेडिकल, हाउसकीपर। हाँ, वाउचर वाला पॉइंट मैं बता देता हूँ। उसमें ऐसा है, एम्प्लॉयर से आपको कोई गिफ्ट मिलता है पूरे साल में, तो 5,000 रुपये की एक लिमिट है, 5,000 तक एग्जेम्प्ट होता है, 5,000 से ऊपर टैक्सेबल होता है। यहाँ पे वाउचर मिला है 4,500 का, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, क्योंकि वो 5,000 से कम है, उसको टैक्सेबल में काउंट नहीं किया, और वो बात नीचे नोट में उन्होंने दी है। अब ये अपने प्रोविजंस में कोई लिमिट है लंच वाले के पॉइंट को लेके? कहाँ पे बताओ, पेज नंबर बता दो। 418। कोई मॉनेटरी लिमिट? प्रोविजन चेक करते हैं इन लोगों ने क्या, कितनी बार शॉर्ट में लिखने के चक्कर में ना लिमिट उड़ा दी होती है। इसमें ऐसा है कि जो एम्प्लॉयज़ को फूड वाउचर्स या खाने पीने के लिए, लंच के लिए जो पैसा मिलता है ना ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, उसमें टैक्स एग्जेम्पशन पहले था 50 रुपये पर मील। 50 रुपीज़ तक अगर आप पे कर रहे हो एम्प्लॉय को, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो परक्यूजिट में टैक्सेबल नहीं होता है। अभी बोल रहे हैं 1 अप्रैल 2026 से ये लिमिट बढ़ा के इन्होंने कर दी है 200 रुपये में। AY चेक कर लेता हूँ कब से अवेलेबल है। ऐसा ही है, जितना पढ़ोगे ना आपको ये फालतू ही लगेगा। हाँ, AY 26-27 जो अपना AY है उसमें लिमिट 50 रुपये है, अगले AY से ये 200 रुपये हो जाएगी। 50 रुपीज़ पर मील अगर आपने लंच के लिए कूपन के फॉर्म में या कैश के फॉर्म में एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है वर्किंग आवर्स में, तो वो टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है।
अब यहाँ पे 2200 रुपये जो बोला था, 2200 रुपये पूरे साल का होगा फिर। तो अगर आप इसको डिवाइड कर लोगे तो पर मील 50 रुपये से तो कम ही आने वाला है। कितना ही आ जाएगा, 1-2 रुपये, 5 रुपये, ठीक है। आप डिवाइड कर लो, 2200 रुपये पूरे साल का, तो 300 वर्किंग डे भी हुए अगर, तो एक दिन का 5-7 रुपये से ऊपर नहीं होगा। 5-7 रुपये में तो बेचारा पानी ही पी के आ सकता है। एक केला खा ले। 6 रुपये में एक केला तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट वो एग्जेम्प्ट मान लिया गया अमाउंट को ध्यान में रखते हुए। वो तो मैंने अप्रोक्स ले लिया वर्किंग डेज के हिसाब से, ऐसे कुछ एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं पता तो भी ले लो। हाँ, कुछ ज़्यादा फर्क क्या पड़ेगा, 2200 रुपये पूरे साल में कितना ही फर्क पड़ जाएगा, 365 दिनों के 300 दिनों। मतलब अपना पॉइंट हुआ है कि 50 रुपये से कम है तो एग्जेम्प्ट हो गया, बिकॉज ऑफ दैट उसको कंसिडर नहीं किया, ठीक है। इतने छोटे छोटे पॉइंट इतनी इतनी बातें बना रखे हैं, 50 रुपये 100 रुपये कैलकुलेशन कराते रहेंगे। बाकी पॉइंट्स देख लो। स्वेट इक्विटी वाले में तो सीधा कैलकुलेशन है, जितना फायदा हुआ इंटू 200 शेयर्स, जितने शेयर्स है। 377 का शेयर आपको 227 में दिया, कितनी बचत हुई आपकी, 150 रुपये। ऐसे कितने शेयर ऑफर किए आपको, 200 शेयर इंटू 200, 2000, हाँ तो इंटू 2000। सॉल्यूशन में 200 लिखा हुआ है, 3 लाख रुपए हो गया। हाँ, वो तो नरेशन में मिस्टेक है, अमाउंट सही गिना है उन्होंने। बहुत गलतियां करते हैं ये लोग। बोलो, बन रहा है टोटल ग्रॉस सैलरी, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, वो तो मिलता ही है। जो बचा हुआ आपकी टैक्सेबल सैलरी इनकम, बोलो कंप्लीट हुआ। दूसरा ऑप्शन 115 BAC वाला, 115 BAC में कौन कौन से अलाउंसेस आपको नहीं मिलते वो देखना पड़ेगा, क्योंकि 115 BAC का वही पॉइंट है, अल्टीमेटली कुछ परक्विजिट्स जो एग्जाम थे वो टैक्सेबल हो जाएंगे, कुछ अलाउंसेस जो आप क्लेम कर रहे थे वो नहीं मिलेंगे, वैसा होगा। पूरी लिस्ट अगर कंपेयर करोगे तो इसमें एक ही पॉइंट है, लंच वाला। लंच वाला जो आपको एग्जामेशन मिल रहा था 115 BAC में नहीं मिलता है, तो वो प्लस हो जाएगा। और 115 BAC में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ जाता है, 50,000 के बदले 75 हो जाता है, तो टैक्सेबल सैलरी बड़ी इजीली आ जाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये हुआ एक आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो अप्रोच पता चला क्या करना है सम में। अब जो भी सम आने हैं वो ऐसे ही आने हैं, जितने भी सम्स बाकी है उसमें आपको यही फॉर्मेट लेना है। इसमें मैंने एक सम एकदम आराम से आपको करने दिया कि देख लो, बाकी सम्स जो भी है, जैसे सम नंबर 10 है, 11 है, पीछे एक इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, जितने बाकी है ना पीछे वो इसी टाइप के हैं, 13th है। अब इसमें अपन अप्रोच यही फॉलो करेंगे कि आप ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करो इसको। मेरा अप्रोच ये है कि उस बहाने आपको कुछ लिमिट्स याद हो जाएंगे। आप 10 सम करोगे, उसके बाद आपको लगेगा हाँ कुछ याद हुआ, जैसे भी लंच वाला पॉइंट डिस्कस हुआ आपके ध्यान में रहेगा, HRA वाला, RFA वाला अपन ने गिना आपके ध्यान में रहेगा। तो ये जितना आप खुद सॉल्व करोगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली याद आपको रखना है। मैं अभी फटाफट करा दूंगा तो मुझे लिमिट देख के आनी है खाली कि हाँ इसमें ये पॉइंट है वो पॉइंट है, तो फटाफट बोल के करा दूंगा। बट आपने खुद जितना रिसर्च किया हो उतना आपको याद होगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम आप ज्यादा दो और सॉल्व करके देखो, देख देख के सॉल्व करो, ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करो, चलेगा। लेकिन उस बहाने आप बार बार वो परक्विजिट अलाउंसेस का टेबल घुमाओगे ना तो चीजें याद होती जाएंगी। इसमें यही अप्रोच है। मैं इसको ज्यादा साइडलाइन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें से एक सम पूछ रहे हैं। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और आप इसको छोड़ के चले गए, फिर आपको वहां रिग्रेट होगा कि यार 8 मार्क का तो पेपर ही चला गया, और भारी पड़ जाता है। टैक्स के पेपर में ऐसा 8 मार्क का सम जब पता है कि आ ही रहा है
तो फिर आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते हो। बट इसमें क्योंकि मेमोरी वाला पार्ट ज़्यादा है, तो बेटर है कि आप जितने सम हो सके ट्राई करो। ये खत्म हो जाएंगे तो और क्रैकर के भी देखेंगे, उसके बाद भी और एक्स्ट्रा सम देखेंगे। सैलरी के रैंडमली कुछ क्वेश्चन आप रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करते जाओ, तो एग्जाम तक आपको अगर 80-90% लिमिट याद हो जाती है, 8 में से 4 तो मिलेंगे, अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। तो एटलीस्ट पूरा सम ना बने, कुछ 1-2 एंट्री नहीं आते लेकिन मेजोरिटी तो बनेगा, तो उस पर थोड़ा सा अपने वैसे अप्रोच करके देखेंगे। तो अब ये 14 तक जितना भी है उतना आपको ट्राई करना है, अभी बैठ के सॉल्व करना है। आगे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सॉल्यूशन है आपके पास। जो जो डाउट आएंगे मैं कराता जाऊंगा, इसमें वो अप्रोच रखते हैं अपन। ठीक है।